मुझे अभी भी अपनी आंखों के ऊपर ना भरोसा नहीं हो रहा जो आज मैंने मंडे नाइट रॉ में देखा है। बीइंग अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन फॉर ऑलमोस्ट 20 साल, भाई ये जॉन सीना गालियां दे रहा है, और गालियां तो दे रहा है भाई, इसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसको बहुत ज्यादा हाइप किया गया था क्योंकि कोडी रोड्स एंड जॉन सीना शो पर होने वाले थे, और क्या ही क्राउड था आज के शो का। सबसे पहले सिर्फ आपको एक काम करना है, एक नहीं वैसे दो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। उसके बाद हम पूरी रॉ की अच्छे से आज पढ़ते खोलेंगे, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस के साथ में। वैसे ओरिजिनली शो की शुरुआत कुछ इस तरीके से नहीं हुई थी। तो सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं कि यार देखो, वैसे तो मैं बड़ा गुस्से में आया था, लेकिन जो तुम्हारे इतने अच्छे चैंट है उसने मेरा जो मूड है उसको बना दिया है। मतलब सेथ रॉलिंस को अब उतना गुस्सा नहीं आ रहा। उसके बाद ना वहां पे सीएम पंक के नाम के चैंट लग रहे थे, और सेथ रॉलिंस ने बोला कि ठीक है, इस बंदे के ऊपर आएंगे, लेकिन पहले मैं रोमन रेंज की बात कर लेता हूं। और उसके बाद रोमन रेंज के भी चैंट लगने लग गए, ओटीसी वाले। तो ये काफी अलग सा एक है ना सीन बना हुआ है कि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड रोमन रेंज तीनों ही सुपरस्टार बेबी फेस। और आप सोचो, एक जमाने में हम सोचते थे कि यार अगर बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस हो जाएगा तो कैसा लगेगा, लेकिन ये एक दूसरे के अगेंस्ट पर्सनली इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसमें यहाँ पे इनको कोई कैरेक्टर पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। सेथ रॉलिंस कहते हैं रोमन रेंज के बारे में कि रोमन रेंज आया, उसने मैच में दखल दी, तो क्या मुझे इस बात के लिए गुस्सा आएगा? तो सेथ रॉलिंस कहते नहीं नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं भी अगर उस जगह पर होता तो वही करता। और यहाँ पे उन्होंने एक शॉट ले लिया रोमन रेंज के वाइजमैन के ऊपर। कहते हैं कि ये रोमन रेंज सब कुछ चीजें प्लान करता है, उसके साथ उसका वाइजमैन है, लेकिन फिर भी ही नीड्स हिज आर्किटेक्ट। और यहाँ पे शील्ड के पुराने दिनों की बात हो रही थी जब सेथ रॉलिंस उस समय शील्ड के मास्टरमाइंड थे। कहते हैं कि सब कुछ तो प्लान कर लिया, लेकिन एक डिटेल छोड़ दी बस उसने, और ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम चैंट कर रहे थे अभी। और फिर से सीएम पंक का जो नेम है उसको चैंट, वो जो चैंट है वो शुरू हो जाते हैं। वो लकीएस्ट लूजर भी बोलते हैं सीएम पंक को। कहते हैं मैं उसको स्टॉम्प करने वाला था वहां पे, उसका रेसलमेनिया का सपना तोड़ने वाला था, जो कि सबको पता है कि इस समय जो सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा गोल है वो वही है। लेकिन ये फिर से रोमन रेंज ने कचरा फैला दिया है, और हर बार की तरह ये रोमन रेंज का फैलाया हुआ कचरा मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये फिर से शील्ड के पुराने दिनों की भी बात हो रही थी, क्योंकि बहुत बार ऐसी भसड़ मचती थी कि उसके बाद सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर वो था कि वो सारी सिचुएशन को फिर जाके हैंडल करता था। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि स्मैकडाउन में मैंने सुना है कि जो सीएम पंक है और जो रोमन रेंज है दोनों ही सेम प्लेस पर होने वाले हैं, तो भाई ये दोनों बंदे ही मजे क्यों काटें, मैं भी क्यों ना मजे काटूं। और वो खुद क्राउड से पूछते हैं कि क्या मुझे स्मैकडाउन में जाना चाहिए। सारे लोगों ने ऑब्वियसली वहां पे यस चैंट किया, एंड स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियली सेगमेंट अनाउंस हो चुका है, जहां पे रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक होंगे। अब मेरे को आई थिंक आपको कोई इमेजिनेशन में भी लेके जाने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, तो अगर आपको आवाज में कुछ चेंज सा लगे तो आप समझ जाना कि वो इस वजह से हो रहा है। मैं भी थोड़ी हाई पिच पे ना ही बोल पाऊँ। तो अब तो अगले स्मैकडाउन के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने एक्साइटमेंट बना दी है, मतलब हाइप बना दी है, क्योंकि ये वो मोमेंट है जहां से शायद हमको रेसलमेनिया का मैच या फिर उसका जो ऑफिशियल ग्राफिक है वो भी मिल सकता है। बाकी यार ये सुपरस्टार सेथ रॉलिंस जैसे, रोमन रेंज जैसे जब भी आते हैं भाई टेलीविजन स्क्रीन पर, डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करते। और आज भी क्राउड वर्क भी काफी बढ़िया था सेथ रॉलिंस का। इसके बाद शो पर लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा का भी मैच था, इसको हाइप कर रहे थे काफी टाइम से। अनाउंसर टेबल के ऊपर आपको कुछ अच्छे स्पॉट्स दिख जाएंगे, लेकिन क्लियर बात वही है कि पेंटा को ये रेसलमेनिया सीजन के अंदर आगे कुछ बड़ी चीजों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसलिए पेंटा ड्राइवर के साथ वो मैच जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद एक छोटा सा प्रोमो था जहां पे उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ जाने की बात करी, एंड देन हमको ये भी पता चला कि भाई सच में उनका जो सीन सपाटा है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बनने वाला, कि आगे हमको वैसे भी शो में देखा था उस चीज के ऊपर भी आएंगे। बट नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल्स मैच था आइवी नाइल वर्सेस डेकोटा काई के बीच में। वो मिस्टीरियो यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी वजह से चैड गेबल के पीछे भग लिए, एंड डेकोटा काई ये मैच जीत चुकी है। पता नहीं इन मैचेस में कौन है या क्या इंटरेस्ट लेता है। इसके बाद हमको शो पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी दिखती है, जो कि बियांका बेलेयर और इयो स्काई की थी, दोनों आती हैं। इयो स्काई यार मुझे बहुत ज्यादा फनी लगती है। वो आगे कहती है कि अब देखो मेरे पास चैंपियनशिप है तो कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। साइन कर दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, और बियांका बेलेयर भी कहती है कि रेसलमेनिया में बता दूंगी मैं कि सही में असली वाली बंदी कौन है। उसके बाद उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एडम पियर्स इतना खुश हो गया ना कि भाई इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, तो आपको पता है सिर्फ एक बहाना होता है, असली मकसद सुपरस्टार्स को लड़वाना होता है। अब आपस में दो भली बंदियां तो लड़ी नहीं, लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली आ जाती है, और रिया रिप्ली जैसे ही आई उन्होंने आके ऐसे बोला यार बियांका तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इयो स्काई ने तो बजाया था तुझे। और यहाँ पे थोड़ी सी फिर ये मारा मारी वाली सिचुएशन क्रिएट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और सीन बन भी जाता है। एक बार फिर से बियांका ब्लेयर ने ऐसे ही करके वो जो धक्का है ना वो इयो स्काई को दिया, और जैसे उन्होंने धक्का दिया तो रिया रिप्ली का फोकस बियांका ब्लेयर के ऊपर था। उनको अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्होंने बिछा दिया अच्छे तरीके से, और इयो स्काई को पकड़ के उन्होंने उसके बाद जो है पावर बम लगा दिया वहां पे। तो क्लियर हो गया कि रिया रिप्ली भी इस चीज में घुस रही है।
कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने साइन कर दिया है, हालांकि उसको ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, वो बस एक स्टेटमेंट दे रही थी और उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वही बच्चों की तरह रिया रिप्ली ने अपने पास पकड़ा हुआ है कि अरे मैं नहीं दे रही, एडम पियर्स जबरदस्ती करके उनसे छीन ही रहे। और उसके बाद हमको बैक स्टेज तीनों के बीच में टॉल भी दिख जाती है जहां पे रिया रिप्ली ने ही स्टैंड टॉल किया है। तो क्लियर यहां से जो ट्रिपल थ्रेट मैच है बस आपको बहुत जल्दी देखने सुनने को मिल ही जाएगा, और आई थिंक अच्छा भी है क्योंकि वो रिया रिप्ली को सीन टाइटल सीन से बाहर करना वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है इस रेसलमेनिया के टाइम पे। इसके बाद शो पर जे उसो आते हैं, जे उसो अपनी एंट्रेंस कर रहे थे और एंट्रेंस से पहले ही उनको गुंथर ने जो है रोक दिया। एंट्रेंस इस बार उन्होंने रैम्प से करी, आई थिंक जिस तरीके से वो पूरा माहौल सजा हुआ था, मतलब कि जो अरीना था उसके अंदर वैसे आई थिंक कुछ अरेंजमेंट उनका हो नहीं पाया होगा। एंट्रेंस उनकी रैम्प से होती है, लेकिन उसके बाद वो जो फायरफ्लाइज के साथ, वो फ्लैश लाइट्स के साथ वो जो एंट्रेंस है वैसा भी अच्छा वाला माहौल यहाँ पे बनता है। माइकल कोल भी काफी उस वाली एंट्रेंस को एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका मैच था और भाई मैं क्या बोलूं, यहाँ पे क्या बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं। ऑस्टिन थ्योरी मैचेस तो हारते थे भाई, ये 60 सेकंड के अंदर भी मुझे लगता नहीं है कि मैच चला होगा। स्पीयर तो उन्होंने मारा, पता नहीं वो स्पीयर था, माइकल कोल उसको क्रॉस बॉडी बोल रहे थे, बस उसी मूव के साथ स्पीयर पता नहीं क्या था वो, जो भी था, जे उसो मैच जीत गए हैं। और मैच जीतने के बाद फिर ये सारे मिलके दोनों हमला भी करते हैं, बट जे उसो ने उसको कर लिया, उसको काउंटर कर दिया। बाहर एक आउटसाइड डाइव भी वो लगाते हैं, जो कि वहां पे भी थोड़ा सा भाई मामला ऊपर नीचे सा हो गया। गुंथर ने आके स्लीपर होल्ड में लगाया, बट इस बार फाइट बैक कर लिया जे उसो ने, टाइटल भी छीन दिया उनका, और टाइटल छीन के उनके मुंह पे भी फेंक के मारा वो बाहर से ही। तो गुंथर के सामने अभी जे उसो को दिखा तो रहे हैं, तो कोशिश तो ऐसी लग रही है कि जे उसो तगड़े दिखें गुंथर के सामने, इस फ्यूड को भी ऐसा बिल्कुल है ना, ऐसा बिग फाइट वाली फील दें। बट पता नहीं वो जो एलिमेंट है वो मिसिंग सा ही लग रहा है। देखो मैं तो ऑनेस्टली बात करूंगा इसमें, वो इस वजह से भी है क्योंकि आपको बताइए रॉयल रंबल के विन से ही ऐसी बात हो रही है कि जे उसो वो एक बहुत बड़ा नाम नहीं है जो कि एक बहुत बड़े मैच की तरफ लेके जाए। बट अगेन भाई पता नहीं चीज़ें कैसे अभी आगे ये लेके जाने वाले हैं। प्रॉब्लम तो होनी थी इनको, मैंने बोला था इस बिल्ड में, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है और वो ये कर रहे, क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक वो अभी ऐसा दमदार वो ऐसा हो नहीं पा रहा। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सुपरस्टार की अगर ज़्यादा स्टार पावर नहीं है तो फिर उसके मैचेस में मज़ा है, फिर वो हाइप फील नहीं होती। आपने देखा होगा अपने कारनामे से लोग हाइप जनरेट कर पाते हैं, बट मेरे को तो देखो इतना लग नहीं रहा। बाकी आप बताना आप क्या फील कर रहे हो इसके बारे में। नेक्स्ट शो पर रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकन मेड का मैच था, बहुत ही इजीली हरिकेन राणा 619 स्प्लैश के साथ जो है रे मिस्टीरियो ये मैच जीत गए एलडब्ल्यू के साथ, मतलब ड्रैगन ली के साथ। लेकिन उसके बाद मास्क वाला बंदा आके फिर से अटैक कर रहा है, और अटैक वो कर रहा है, सुप्लेक्स उसने मारे। माइकल कोल कह रहे हैं अरे अरे ये चैट गेबल, ये पैट मैकेफे नहीं, कोरी ग्रेव्स उस बात के ऊपर यकीन नहीं माने। और हाँ आज कोरी ग्रेव्स कमेंट्री पर थे, तो देख रहे हो ऐसे भी माहौल बन जा रहा है आजकल। एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी वाले जो बंदे हैं वो चेस करते हैं चैट गेबल को, मतलब उस मास्क वाले बंदे को, तो उसके अराउंड ये जो है थोड़ी सी मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या सही में मिस्ट्री है ये सवाल मेरा आपके लिए रहेगा। बैक स्टेज से एक एजे स्टाइल्स का भी सेगमेंट था, और जिस टाइम पे उनसे सवाल पूछे जा रहे थे लोगन पॉल के बारे में, उसी तरीके से जैसे हमने फ्रांस में देखा था, बैकलैश में देखा था, लोग चीयर कर रहे थे, चैंट कर रहे थे एजे स्टाइल्स के लिए, वैसे ही चीज आपको दोबारा से यहाँ पे दिखेगी। और एजे स्टाइल्स भी उस चीज को नोटिस करते हैं इससे पहले कि लोगन पॉल के बारे में कुछ ज्यादा बोल पाते। कैरन क्रॉस आ जाते हैं बिल्कुल इरिटेट करने के लिए, अनॉय करने के लिए। बात तो उनकी भी कुछ नहीं बनी क्योंकि एजे स्टाइल्स अभी पटने को तैयार नहीं है कैरन क्रॉस से। तो कैरन क्रॉस तो भाई हर किसी चीज में घुसेड़ देते हैं अपनी नाक, और वो चीज हमने आज के शो पर भी देख लिया है। शो के मेन इवेंट में था वैसे तो ये चीज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। एक वो ब्रॉन ब्रेकर की वो जो एप्रन से जंप होती है ना अनाउंसर डेस्क के ऊपर, वो हमेशा ही इतनी तगड़ी और कूल लगती है कि उनका फ्रैंकेनस्टाइनर, क्योंकि ऐसा बड़ी भुजाओं वाला बंदा जब ऐसी चीज करता है तो वो थोड़ा सा आंखों में लगता है विजुअली, और भाई इतना बड़ा बंदा है जो कूद गया है। कार्लिटो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन तो ये रेफरी को करते हैं, लेकिन उल्टी ये बात जो है फिन बैलर के लिए चली जाती है, क्योंकि वो इस तरीके से गिरे कि उनके जोर से जो है सामान में लग गई। उसके बाद फ्रैंकेनस्टाइनर पड़ता है, एंड देन फिर भाई क्या ही था, उन्होंने एंड में जो है काम खत्म कर दिया स्पीयर के साथ। मैच वो जीत गए, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था देखो कि मैच मेन इवेंट के अंदर और ट्रिपल एच मेन इवेंट के अंदर आजकल उन मैचेस को डाल रहे हैं, टाइटल मैचेस को, जहां पर टाइटल चेंज होता है, तो वैसा कुछ यहां पे होता नहीं है। कार्लिटो डोमिनिक का अटैक चलता है इसके बाद, एंड देन पेंटा सेव करने के लिए आते हैं, और उसके बाद एक मूवमेंट था ब्रॉन ब्रेकर पेंटा के बीच में जहां पे उन्होंने वो टाइटल उनको दिया है। भाई देख लो अभी भी मौका है, मल्टी पर्सन मैच तुम बना सकते हो हैं। ये मैच के साथ आई थिंक सेटल करना सही तो नहीं रहेगा, बट डायरेक्शन पता नहीं क्यों आज के मंडे नाइट रॉ से ऐसी लग रही है। तो ये सारी बातें थी रॉ की। अब बात करते हैं शो के
मेन इवेंट की तो नहीं, लेकिन हमारे इस वीडियो के मेन इवेंट की। बट ये था मंडे नाइट रॉ का किक ऑफ, और पूरे शो की जो हाइप है वो इसी के अराउंड थी कि जॉन सीना क्या बोलने वाले हैं, जॉन सीना के लिए रिएक्शन कैसा होगा, क्या नया म्यूजिक आएगा, क्या नए कपड़े आएंगे, कोडी रोड्स का क्या जवाबी हमला होगा। तो सबसे पहले जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और ये एग्जैक्टली वही थीम सॉन्ग है जो कि इतने सालों से हम लोग सुन रहे हैं। जो टाइटनट्रॉन है वो हमेशा उनकी टी शर्ट के कलर के हिसाब से बदल जाता है, तो तगड़ा रिएक्शन उनको मिलता है, ऑब्वियसली उसके बाद बूज होते हैं, लेकिन सेम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगर आप जॉन सीना के हटा दोगे तो उसके अलावा ये वही जॉन सीना है जिसको इतने सालों से हम लोगों ने देखा था। बहुत सारे लोग हो सकता है डिसअपॉइंटेड होंगे ये चीज देखे कि यार कुछ नया नहीं मिला जॉन सीना में, ना उनका नया म्यूजिक आया है, ना उनका नया अटायर आया है, ना वो बंदा कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। लेकिन इस बात का भी जवाब जॉन सीना ने हमको आज ही दे दिया। तो उसके बाद ये मैं बोल रहा हूँ ना भाई, बेल्जियम का जो क्राउड था कुछ अलग ही लेवल का था यार। ये ऐसा क्राउड था कि मंडे नाइट रॉ आपको लगेगा नहीं कि ये रॉ का एपिसोड है, क्योंकि यूएसए के क्राउड तो आपको पता है कैसे रद्दी से वहां की आदतें लगी हुई है हमको, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो कुछ अलग ही हो जाता है। एक्सप्रेशन जॉन सीना के चेहरे पर कुछ ऐसे थे कि जैसे कि कोई फन नहीं है आज, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इवन वो जो अपना टावल दिखाते हैं लास्ट टाइम इज नाउ वाला, वो एग्जैक्टली था तो वैसा ही, ऐसा नहीं था उसमें कुछ गिव अप, ऐसा कुछ अलग स्लोगन नहीं हो गया था, लेकिन वो दिखाया नहीं ना ऐसे कैमरे पे करके, जैसे वो बिल्कुल पैशनेटली दिखाते हैं। तो मतलब वो कैरेक्टर में चेंज आपको जॉन सीना के चेहरे से तो साफ दिख जाएगा, भले ही कपड़ों से ना दिखे, और क्राउड के रिएक्शन से भी। इसके बाद जॉन सीना सक्स के चैंट लग रहे हैं, लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट लग रहे हैं, यू सोल्ड आउट के चैंट लग रहे हैं। और अगर आप इस चीज को लाइव में देखते हो ना बिल्कुल, तो इतना डिफरेंट ये फील होता है कि बंदा अभी सारा सोक इन कर रहा है कि एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, माहौल में क्या चल रहा है। और वैसे तो इसको मैं रात में ही देख रहा था, बाकी फिर जो रॉ है वो मैंने सुबह ही देखी, इवन इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी शेयर कर रहा था इसकी। तो वो लाइव में जो देखने का मजा है भाई वो कुछ अलग ही है। जॉन सीना माइक पे आते हैं, लेकिन एक दो बार तो फिर वो नीचे ही हो गए कि बोलने का मौका तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन फाइनली जॉन सीना ने माइक पर कुछ बोला और कहते हैं कि यू आर मेकिंग दिस सो ईजी फॉर मी। और अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया तो वो यही बताना चाह रहे थे, भाई मैं हरामी बंदा तो बन गया हूँ, तुम सारा काम जो अच्छे तरीके से ही कर रहे हो। कहते हैं 25 सालों से मैं विक्टिम रहा हूँ। किस चीज का विक्टिम? एक अब्यूसिव रिलेशनशिप का। वो लोगों के साथ अपने जो आज तक उनका कनेक्शन, जो बॉन्ड बना है, उस चीज को अब्यूसिव बोल रहे हैं। मतलब उसी के अराउंड तो जॉन सीना आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना पला बड़ा है। और यहां से एक एक लाइन मेरे को सही में ऐसा ना वो होता है चूटी काटने वाला मोमेंट या सिर हिलाने, क्या सच में जॉन सीना ऐसी बातें बोल रहा है? क्योंकि ये तो हील टर्न के बाद भी पता तो था बंदा उल्टा ही बोलेगा, लेकिन जब लिटरली लाइव में सुना है ना रियल टाइम में कि ये जॉन सीना बोल रहा है, तो भाई यकीन करना उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। जॉन सीना क्राउड जो है बू कर रहा था जॉन सीना को, तो जॉन सीना कहते हैं भाई तुम्हारे बात करने का समय अब सही में खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास कोई बोलने का मौका नहीं है। कहते हैं आई एम नॉट अ बेबी फेस, आई एम नॉट अ हील, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। ये मतलब ये वर्ड्स बेबी फेस और हील वाले इतने ओपनली डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग में यूज हो रहे हैं, यही अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा नहीं है। जॉन सीना फिर कहते हैं कि तुम लोगों के लिए चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कभी भी इनफ नहीं होता, कितना ही कर दो, कितना ही बदल लो तुम्हारी खुशी के लिए। 20 साल से मैं तुम सारे लोगों को झेल रहा हूं। और एक ऐसी लाइन जॉन सीना बोलते हैं भाई, ये तो मतलब जॉन सीना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर, ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। कहते हैं कि नॉट वन ऑफ यू सन्स ऑफ बिचेस आस्क्ड मी हाउ आई फील, यानी इतने टाइम से मैंने जैसा झेला है, जो किया है, तुमको क्या उस चीज से फर्क पड़ा भी है? मेरे अंदर क्या बीत रही थी? कहते तुम सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, तुमने अर्न क्या किया है? तुम लोगों ने बस मुझे ग्रेड बनते हुए देखा है, तुमको नया म्यूजिक नहीं मिला, तुमको नए कपड़े नहीं मिले, तुम्हें हमेशा भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है क्या? और उस आवाज, उस गाने में तो मेरी आवाज है, तो भाई मैं उसको क्यों लेके जाऊं? तुम लोगों को जो चाहिए भाई घंटा मैं कुछ नहीं दे रहा। ये सीधा सीधा जॉन सीना ने बोल दिया है। तो मतलब कि जो लोगों को चीज चाहिए थी वो जॉन सीना नहीं दे रहे उनको। रीजन ये है कि हमेशा तो तुमको दिया है और तब भी तुम सेटिस्फाई होते नहीं हो, तब भी तुम लोग खुश होते नहीं हो। तो जहां हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही हैं, बल्कि असली में जो प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है अभी तक तो वो ये है कि जॉन सीना को लोगों से प्रॉब्लम है कि इतने सालों में उनके साथ जो चीजें हुई हैं, जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्राउड ने उनको ट्रीट किया है, और आपको पता भी है बहुत ज्यादा जो हार्ड टाइम है वो जॉन सीना ने देखा है अपने कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि एज बेबी फेस उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन मिला है। देखो अगर आप पिछले कुछ टाइम में चले जाओगे। फिर उसके बाद उन्होंने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया भाई साहब जो सपोर्ट में आए थे हील होने के बाद भी जॉन सीना के, उनको भी नहीं छोड़ा। जो बंदे बुराइयां कर रहे हैं वो तो अलग, जो अच्छाई में भी है अभी जॉन सीना
सीना के साथ जो उनको अच्छा मान रहे हैं उनको भी अलग बिल्कुल ठोक दिया भाई जॉन सीना ने। कहता है कि जो लोगों ने मेरी टी शर्ट पहनी है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तुमने हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट से पहना है, मैं तो इस चीज को जीता हूं और ये तुम्हारी फेलियर लाइफ के एक्सक्यूजेस हैं बचने के लिए कि तुम ऐसा मुझे देखते हो कि अच्छा इसने ऐसा कर लिया, ये सब वो जो स्लोगन है वो बोलते हैं भाई तुम्हारा इसको कोई लाइफ में लिटरली काम नहीं आया, इसको तो सिर्फ मैंने यूज किया है और देखो मैं कैसा ग्रेट बन गया हूं। बच्चों को भी नहीं छोड़ा, कहते हैं एवरीवन इंक्लूडिंग दिस किड इज इन अ टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। और उसके बाद वो जो बच्चे का रिएक्शन था, अभी से बता रहा हूँ भाई, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, इतने समझदार तो सारे ही लोग हैं। वो अब लिटरली एक बहुत बड़ा वाला मीम बनने वाला है क्योंकि वो बच्चा सोचो क्या सोच के आया होगा कि यार जॉन सीना आएगा, सुनूंगा उसकी अच्छी अच्छी बातें। वैसे चेंबर के बाद तो इतना एक्सपेक्ट नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा लपेट दिया जाएगा वो तो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। आगे जब वो बड़ा होगा तो उसे याद आएगा अच्छा मैं उस वाले मोमेंट में था। ये कुछ कुछ वैसा नहीं होगा जैसे मिस के साथ हुआ था जब वो लड़की का रिएक्शन आता है, तो वो वाला मोमेंट कुछ कुछ ऐसा लगा कि उससे काफी सिमिलर था। अब इतनी सारी बातें जॉन सीना बोलते हैं, शट द फक अप के चैंट लग रहे होते, कहते क्या हो गया, बहुत ज्यादा कड़वी बातें हैं, सुनी नहीं जा रही। कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता, तुम सारे लोग मेरे लिए मैटर भी नहीं करते, ये सब जॉन सीना बोल देते हैं वहां पे। और जो एक्सप्रेशन भी थे भाई इस पूरे प्रोमो के अंदर जॉन सीना के, एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा था देखो कि कभी कभी अग्रेसिव होता है जब जॉन सीना अपने बेफेस वाले जैसे कैरेक्टर में पहले हुआ था, तो गुस्से में जब वो अपने अपोनेंट के लिए बात करता है वैसा ही कुछ होगा। लेकिन ये तो सही में एक टॉक्सिक बंदा जो कि बहुत ज्यादा भरा पड़ा है और आज इसको फाइनली अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला है, ऐसा जॉन सीना का प्रोमो लग रहा था। मैंने तो भाई इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। ये मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी बार भी मैं जॉन सीना की एक एक लाइन सुन रहा था जो कि फैंस के अगेंस्ट में थी, मेरे को यकीन कर पाना वो सही में मुश्किल हो रहा था। ये सारी बातें करने के बाद होता है कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट, और जो रिएक्शन, जो भयानक रिएक्शन कोडी रोड्स को मिला। और मेरे को ये थोड़ा सा वियर्ड सा भी लगा कि यार जॉन सीना हमेशा से फेस बंदा रहा, उसके सामने कोई ऐसा बंदा आया है, अब जॉन सीना के लिए कोई तारीफें नहीं हो रही, कोई लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि सामने जो बंदा है जिसको आप फिर भी कह सकते हो जॉन सीना के सामने कल का आया हुआ छोकरा, उसको इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। क्राउड का रिएक्शन भाई वैसे इतना तगड़ा था, कोडी रोड्स की एंट्रेंस पर सोच लो क्या ही माहौल बना होगा। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और कहते हैं कि मैं भी सुनना चाह रहा था जॉन सीना तेरी कैसी बातें हैं, तू क्या बोलेगा, और वो यही चीज बोल रहे थे कि जो तेरा बिहेवियर है क्राउड के लिए। अब जॉन सीना बोलने नहीं देते, वो कहते हैं लिसन किड, और इतने में ही कोडी रोड्स ने उनको वापस इंटरप्ट किया और कहते हैं कि इनफ हो चुका है भाई तेरा, और सर्टेनली मैं कोई किड नहीं हूं, मैं WWE चैंपियन हूं। और अपनी वो जो चैंपियनशिप है उसको फ्लेक्स करते हैं। उस टाइम में जॉन सीना का एक्सप्रेशन ऐसे था कि ये क्या बंदा है, मतलब वो थोड़ा सा सीरियस होने वहां पे शुरू हो चुके थे, क्योंकि असली में हील टर्न की शुरुआत तो कोडी रोड्स को बजा के हुई है। और उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं भाई तू है कौन, ये कौन बंदा आ गया है, ये तेरी टी शर्ट में जो जॉन सीना बना हुआ है क्या यही जॉन सीना है, ये वाला रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मैं तुझे रिटायर कर दूंगा समय से पहले। और ये भी कहते हैं कि मैं एक जॉन सीना को फेस करना चाहता हूं, इस वाइनी बिच को नहीं। और उसके बाद जॉन सीना की शक्ल भी बता रही थी, उनको ये सारी बातें सुन के कुछ भी मजा नहीं आ रहा, शक्ल ही बता रही थी कि जॉन सीना का मन कर रहा है कि अभी तो भाई इस बंदे को मैं फोड़ दूं। लेकिन कोडी रोड्स वहां पे माइक ड्रॉप करते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। अब जॉन सीना के हाथ में माइक है और वो बंदा सिर्फ वहां पे खड़ा हुआ है, शक्ल से देख के लगेगा कि बंदा अभी भी अपने जो घमंड है उसके अंदर ही बैठा हुआ है, उसको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस गुस्सा जरूर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना शायद यहाँ पे कुछ बोलेंगे, बट उसके बाद क्राउड उनके लिए भाई लिटरली गुड बाय वाला है। जो उनका एक तो ये भाई यूरोप वाला क्राउड इतना बढ़िया गाता है, फुटबॉल के मैच में आपने देखा होगा, वो गुड बाय कर रहे हैं, कह रहे निकल निकल भाई निकल यहाँ से। और फिर उसके बाद वहां से कल्टी भी काट लेते हैं। और मुझे पता है एक चीज आपने मिस करी होगी भाई कि ये जॉन सीना कोडी रोड्स के बीच में मार पिटाई क्यों नहीं हुई है। तो ये WWE का बिल्कुल ओजी तरीका है फ्यूड को अच्छे से बिल्ड करने का, धीरे धीरे मसाला देने का। हाँ मुझे लगता है कि आज कोडी रोड्स को गुस्से में फोड़ना चाहिए था थोड़ा बहुत जॉन सीना को, भले ही जॉन सीना वहां से भाग लेते, बट वो ये WWE इस चीज को बचा के रख रही है। और मैं ज्यादा कंप्लेन यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहूंगा। 4.5 स्टार की मंडे नाइट रॉ को आज मैं रेटिंग दूंगा। आप बताना जॉन सीना का प्रोमो वर्क आपको कैसा लगा, पॉसिबली शायद आज शाम को वीडियो आ सकती है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अब तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।